Hello, one, two, three. Hello, hello. बच्चों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे, खेल में होने लगे, शोर शराबा होने लगे, बच्चों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे K21 न्यूज़ पे। और जनाब PSL एडिशन 9 का सिलसिला शुरू हो चुका है और गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया। बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कप्तान हैं शादाब, बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी रही और ये परफॉर्मेंस उनके ऊपर ड्यू थी। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था शादाब की जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है, ख़ास तौर पे जो पिछले कुछ अहम इवेंट्स हुए वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा, और उससे पहले भी जो सीरीज़ खेली गई उसमें भी हमने उनकी खातिर खा कारकर्दगी नहीं देखी। तो बहरहाल ये इस हवाले से बड़ा अहम मैच था और इसके ऊपर आज प्रोग्राम में ज़रूर बात की जाएगी। और अब से कुछ देर पहले एक बड़ा ज़बरदस्त मैच जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी खेला गया और उस मैच का भी अब इख्तिताम हो चुका है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ये मैच जो है वो जीत लिया। और जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जो इसमें जो स्टार परफॉर्मर्स रहे उसमें जेसन रॉय, जिन्होंने 48 गेंदों पे 75 रन बनाए। इसके अलावा सऊद शकील ने उनका भरपूर साथ दिया, 47 गेंदों पर 74 रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा शेन रदरफोर्ड ने 13 गेंदों पर 20 रन स्कोर किए। दूसरी तरफ सलमान निशाद ने पेशावर ज़ल्मी की जानिब से 4 ओवर्स में 38 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस तरह मोहम्मद जीशान ने 4 ओवर में 38 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। लूक वुड ने 4 ओवर्स में 39 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। जब चेस का सिलसिला शुरू हुआ, एक बहुत बड़ा हदफ था पेशावर के सामने और बाबर आजम जो उनके कप्तान हैं उन्होंने टॉस जीत कर पहले क्वेटा को खेलने की दावत दी थी, जिसके नतीजे में इतना बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर सेट हुआ। बाबर आजम ने जिम्मेदारी से बैटिंग का आगाज़ किया। 42 गेंदों पर 68 रन उन्होंने बनाए। साइम अयूब नौजवान क्रिकेटर, बड़ी शानदार, उन्होंने 26 गेंदों के ऊपर बारी ली, 42 रन उन्होंने बनाए। और टॉम खोलर कैडमोर ने 18 गेंदों पर 18 रन बनाए, काबिल ज़िक्र उनके बल्लेबाज से। अबरार अहमद ने 4 ओवर्स में 29 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर्स में 29 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। अकील हुसैन ने 4 ओवर्स में 38 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। और जनाब इस तरह ये जो मैच था 16 रन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने जीत लिया। जनाब इस मैच के हवाले से भी बात की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे जो एक्सपर्ट हैं मौजूद हैं, जनाब मुनीर उल हक साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मुनीर भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। मुनीर भाई पहले तो चाहूँगा थोड़ा सा तस्करा हो जाए जो कल मैच खेला गया उसके हवाले से। और शादाब पे जैसे मैंने कहा कि एक ड्यू थी परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस, कल उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने कामयाब करवाया। एक बड़ा मैच, इफ्तिताही मैच था और दिफाई चैंपियन के अगेंस्ट वो खेल रहे थे। पहले चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया। बहुत शुक्रिया यासिर, आपकी देखने वाले खिदमत में मेरा सलाम। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, शादाब ने कल एक इम्पैक्ट डाला। शादाब की परफॉर्मेंस पिछले कई महीने से बहुत ही डिटेरिएट हो रही थी, स्पेशली वर्ल्ड कप में बड़ी ख़राब कारकर्दगी थी ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना फॉर्म या रिदम नहीं हो पा रहा है। लेकिन कल हमने देखा उन्होंने फ्रंट से लीड किया, 1 डाउन आए, 74 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। लेकिन उन्होंने तो जो अपना स्टेप था बिल्कुल सही था, लेकिन जिस तरह उनका सलमान अली आगा ने साथ दिया है, सलमान अली आगा ने जो मोर अथॉरिटेटिव इनिंग, अगर सलमान आगा की आप कहें, इनको शायद 2 चांस मिले, मुश्किल चांस थे, लेकिन शादाब को मिले। शादाब की इनिंग्स नो डाउट अपनी जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन सलमान अली आगा अगर उनके साथ नहीं होते तो शायद ये आगे जाके मुश्किल हो सकता है। बहुत आसानी से वो मैच जीत लिया। एक्चुअली अगर लाहौर की आप बात करें ना, लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर की टीम कल डिफेंडिंग चैंपियन वाली टीम नजर ही नहीं आई। वो चीज ही नजर नहीं आई लाहौर में कि जो आप लाहौर की टीम को देखते हैं। देखिए शाहीन आफरीदी 140 145 की स्पीड से गेंद कर रहे थे, लेकिन लाइन और लेंथ बहुत खराब थी।
वाइड भी हो रही थी, ऑफ स्टंप के बाहर भी जा रही थी। हारिस रऊफ पेस निकालने की हम कोशिश करते हैं, शायद ये भी इस दफा भी उनकी वही था। नवाज जमान भी कोई बहुत अच्छी वो इम्पैक्ट नहीं दे सके, तो बॉलिंग में तो वो चीज़ नहीं रही है। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया है शादाब ने और आगा सलमान ने, वो फ़ायदा उठाया है राशिद खान के ना होने का। राशिद खान का ना होना कल बड़ा खला है लाहौर को, इसलिए कि नज़र आ रहा था कि मिडिल ओवर्स में जो वो रन कंटेन करते हैं, विकेट भी लेते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो लाहौर को मेरे ख्याल पूरे इस PSL में बहुत परेशान करेगा। राशिद खान का ना होना, इसका मतलब है राशिद खान के ना होने से उनको जो मिडिल ओवर के ओवर्स हैं उनमें कोई अच्छा स्पिनर लाना पड़ेगा या अपने ही कुछ तकलीफ करनी पड़ेगी। तो ये अच्छा नहीं है राशिद खान का नहीं होना लाहौर के लिए। और जिस तरह कल शादाब ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उसमें कोई शक नहीं, 74 रन 47 बॉलों पे, और छक्के भी उन्होंने लगाए, खुल के खेले, छक्के से ही उन्होंने इख्तिताम भी किया। सलमान अली खान ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लाहौर की टीम में कई चीज़ें नज़र आई, स्लॉपी फील्डिंग, कैचेस ड्रॉप करना, वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा था जो इफ्तिताई मैच में होने चाहिए थे। ये तो बहुत लाइट ले लिया उन्होंने, रिदम में नहीं आई टीम। लेकिन इस एक मैच को हारने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाहौर को संभालनी पड़ेंगी, वरना फिर आगे और मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आज के मैच के हवाले से बात हो जाए। आज भी हमने देखा कि अच्छा मैच हुआ, देखने को अच्छी बैटिंग जो है वो देखने को मिली है। इसमें बड़ा स्कोर जो है वो क्राउड के लिए ज़्यादा एंटरटेनमेंट का बाइस बनता है। और ये फैसला, पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो जाए कि टॉस जीतकर जो बैटिंग देने का फैसला किया था, तो ये फैसला कैसा आपको समझ में आया? बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद हुई कि आपके पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, पहले आप बैटिंग करके ज़्यादा रन्स लगा सकते थे। वेल एनी हाउ, कैसे आपने इसको देखा? डे मैच था, कोई यहाँ पर ड्यू का भी ऐसा फैक्टर नहीं था। तो मेरे ख्याल है जब टीम आपकी हार गई है तो ऐसा डिसीजन तो फिर और ज़्यादा आपके लिए तक वो बनता है, क्रिटिसाइज तो फिर लोग करते हैं। 16 रन की एक बड़ी शिकस्त होती है कि T20 में देखें, एक मौके पर आपका 91 था, कोई आउट नहीं था, बड़ा अच्छा जा रहा था, वहाँ पे गैर जरूरी रन लेना, उसके बाद साइम अयूब का रन आउट होना, उसके बाद से आप देखें एकदम से विकेटें गिरना शुरू हो गई, फिर ये प्रेशर में आ गए, आखिर में तो फिर वो 14 और 15 और 16 का एवरेज हो गया था ओवर का। और रॉबिन पाल से थोड़ी उम्मीद थी कि शायद ये बिग हिटर हैं, ये कुछ कर जाएं, तो वो भी वो नहीं कर सके और फिर शिकस्त हुई। जो चीज़ सबसे अच्छी कोयटा की लेडेड मुझे नज़र आई वो सऊद शकील की नज़र आई है यासर। सऊद शकील को एक डिफरेंट दिया गया कि आप वाइस कैप्टन हैं, उनके ऊपर भरोसा किया गया। उन्होंने बताया बाद में कि वो पहली मरतबा किसी T20 मैच में उन्होंने ओपन किया है और क्या खूब इनिंग्स खेली उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त उनकी 70+ की इनिंग्स उनकी, और जितनी उसकी तारीफ की जाए वो कम है। अथॉरिटेटिव, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पे ऐसा लगा नहीं कि वो कोई कॉन्फिडेंस की उनमें कमी है और कोई चीज़ ऐसी जो उनको चांसेस मिले हों। बड़ी चांसलेस इनिंग्स दोनों ने बहुत अच्छी, जैसन रॉय ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स, इसी वजह से 150+ की ओपनिंग पार्टनरशिप चली गई। 200 रन कभी भी चेस करना आसान नहीं होते, 206 रन बना लिए थे तो साइकोलॉजिकल एज तो मिल गया था। लेकिन बाबर और साइम अयूब ने जिस तरह बैटिंग की, लग रहा था कि ये टारगेट को चेस कर लेंगे, लेकिन फिर अबरार की दो अच्छी विकेटें, बाद में इनको नजर आया कि कहीं ना कहीं पे बाबर आजम के आउट होते ही वो साइकोलॉजिकल वो एक नफसियाती जंग जो है वो हार गई थी पेशावर ज़ल्मी, और नजर आ गया। तो पेशावर ज़ल्मी की जीत होनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन कोयटा की टीम, नया कप्तान, नए कोच, रायली रूसो नए कप्तान हैं, शेन वॉटसन नए कोच हैं, शॉन टेट बॉलिंग कोच हैं, काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। बट आज मैच अच्छा हुआ, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की अपनी गलतियां हैं बैटिंग में, उनको देखना होगा, वरना पेशावर ज़ल्मी के लिए फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, पहले मैच के बाद जो है वो किसी हद तक जो है वो चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं। और जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी इस चीज़ की निशानदेही की जा रही थी कि चंद एक खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस पे नज़र रखने की ज़रूरत है, उसमें से एक तो साइम अयूब थे और दूसरा सऊद शकील थे। सऊद शकील जो है वो सुर्खरू हो चुके हैं, साइम अयूब ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ताहम ये जो गैर ज़रूरी रन था ये लेने की कोशिश में जो है वो रन आउट हो गए। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। हमारे साथ एक और हमारे जो मेहमान हैं टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। वक़ार हुसैन साहब हमारे साथ पिछले कई ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। खैर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। वकार भाई, कैसा वेदर है लाहौर का, क्या सूरत हाल है, और PSL का सिलसिला शुरू हो गया? हमने कहा जरा। बहुत शानदार, बड़ा खूबसूरत मौसम है, अबर छाया हुआ है, ठंडी हवा चल रही है। जबरदस्त। कल तक तो ऐसा मौसम नहीं था, लेकिन आज सुबह से बड़ा शानदार और बड़ा ठंडी हवा में, तो आपको पता चल गया कि मैं लाहौर आया। जी जी जी, हमने
पता करवा लिया कि वकार भाई जो है वो लाहौर में है। वकार भाई मैच के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। अभी कुछ देर पहले क्वेटा और पेशावर का जो मैच है वो इख्तिताम पजीर हुआ, और बैटिंग कैसी इसमें रही है, जरा ये तो बताएं, आपने कैसी बैटिंग देखी है? आज तो बड़ा स्कोर लगा बोर्ड पे, और क्वेटा ने जीत के साथ जो है वो इस PSL 9 का जो है आगाज किया। कैसा देखा मैच आपने? देखिए जी, बात ये कि मैच तो, अगर ये जो पिचेस आप देख रहे हैं दोनों मैचेस में, जी जी ये हाई स्कोरिंग मैचेस आपको होंगे जी, जितने भी, जो लगता है अगर ऐसी पिचेस बनती रहीं, ठीक है। क्योंकि बल्ले पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा था, जिसकी मैं आपको मिसाल दे सकता हूं कि सेकंड इनिंग में ऑलमोस्ट मैच को साइम अयूब के रनआउट ने मैच को चेंज कर दिया, जी जी, वरना मैच कुछ और भी हो सकता था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक चीज में आज आपको कहना चाहता हूँ जी कि ये बैड लक कह लें या कुछ कह लें कि बाबर आजम पेशावर के कप्तान बने हैं, और इनका एक रिकॉर्ड है कि कभी भी इन्होंने मैच को फिनिश नहीं किया। ये हमेशा नजदीक लाके और मैच को हमेशा आउट हो जाते हैं। अब इनका रिकॉर्ड चाहे इंटरनेशनल T20 हो या ये PSL हो, क्योंकि कराची के भी ये खेलते रहे तो इन्होंने कभी फिनिश नहीं किया। फिर अब यहाँ पे जब आए तो यहाँ पर भी आपने आज पहला तजर्बा देख ले इनका। जी जी, तो मैं तो ये कहूँ, लेकिन साइम अयूब ने आज जो बैटिंग करी है, और वो कोई रन की जरूरत नहीं थी, जो रन बनाया है इन्होंने, और वो मैं कहता हूँ कि अगर वो शायद नहीं आउट होते तो मैच का रुख कुछ और हो सकता था। यकीन है। और अभी मैं मुनीर भाई की बातें सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात करी इन्होंने कि T20 में 16 रन का मार्जिन बहुत होता है हारने के लिए। बिल्कुल ठीक है कि तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये मैच बहुत अच्छा हुआ, और ये तकरीबन सारे मैच ऐसे ही होंगे। और पेशावर जल्मी की बॉलिंग में मुझे स्पिन बॉलिंग के अंदर कुछ नजर नहीं आया, कि मुझे स्पिनर्स को इतने अच्छे नजर नहीं आए, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर के पास जो लेफ्ट आर्म वेस्ट इंडीज का बॉलर है हुसैन, शायद अकील हुसैन, बिल्कुल अकील हुसैन, वो बता रहा हूँ वो T20 का बेस्ट बॉलर रह चुके हैं, हर लीग में वो खेलते हैं, और आज भी उन्होंने साबित किया कि वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। और फिर आमिर के आने से बड़ा फर्क पड़ गया, आमिर ने बहुत बेहतर बॉलिंग करी, जिसकी वजह से मैच जो है वो अपना पेशावर जल्मी जीत नहीं सकी। बिल्कुल ठीक है वकार भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं, मुनीर भाई की तरफ आते हैं जरा। मुनीर भाई, बॉलिंग का बड़ा अहम रोल इसमें जो है अब होगा, और जैसे भी वकार भाई ने निशानदेही की वो हमें भी ग्राउंड में नजर आया, अच्छी बॉल जो है वो बल्ले के ऊपर आ रही है। अभी जैसे हमने देखा अब्रार ने स्टार्ट लिया, और उसकी वजह से हमने देखा मैच में फ़र्क जो है वो वाज़े नज़र आया। कितना रोल इम्पोर्टेंट है बॉलर्स का, क्योंकि जो पेस बॉलर्स हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे जो अभी तक 2 मैचेस के अंदर नज़र आया। कल भी जो पेस बॉलर्स की जो पिटाई हुई है, और ख़ास तौर पे तारीफ़ करना होगी जिस तरह से शादाब ने टेकअप किया, और उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह की हिट्स लगाई, कमाल बैटिंग उन्होंने की है। क्या समझते हैं बॉलर्स के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्लो बॉलर्स का होना कितना मुफीद होगा? देखिए यासर, जब बैटिंग विकेट होती है ना, तो बॉलर्स फिर अपनी लाइन और लेंथ से ही कंट्रोल करते हैं। अगर ज़रा से भी आपने शॉर्ट पिच की या आपने स्पीड निकालने की कोशिश की तो विकेट से हेल्प नहीं मिलती, तो बैट्समैन को बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पे स्पिनर्स, बिल्कुल सही कहा अकील हुसैन के बारे में, बड़े अच्छे स्पिनर हैं। पहले ओवर में उनकी पिटाई हो गई थी, 18 रन बन गए थे, लेकिन बाद में 3 ओवर्स में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, कंटेन किया, 4 ओवर में 38 रन दिए। अबरार की 2 विकेटें आज बड़े, अबरार का भी शायद डेब्यू था PSL में, आई डोंट नो कि पहला मैच खेले हैं या शायद खेल चुके हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग ने जो 2 विकेटें उनकी है उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और बिल्कुल सही है ये कहना वकार भाई का कि साइम अयूब का रन आउट होना, खुद साइम अयूब परेशान थे कि उन्होंने ये ऐसा रन क्यों ले लिया। ओवर कॉन्फिडेंट उस वक्त हो गए थे, या उस वक्त लग रहा था कि ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो रन भी, कभी कभी होता है प्लेयर्स में, इस तरह की चीज़ आती है। तो वहाँ तक तो कोई इशू नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाबर आजम के बारे में बिल्कुल सही कहा कि बाबर आजम जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, मगर कमज़ोर तरीन फिनिशर हैं। ये बात आपको माननी पड़े। आज भी बाबर के पास मौका था कि मैच को फिनिश करके जाते एज ए कैप्टन जो होता है। एक आज उन्होंने और नया रिकॉर्ड बना दिया, पहले प्लेयर बन गए PSL के जिन्होंने 3000 रन मुकम्मल किए। 30वीं मरतबा उन्होंने 50+ स्कोर किया 38 टाइम, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स तो उनके हमेशा से, अभी देखिए ना इस वक्त भी अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं तो बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल में टॉप में है, पहले नंबर पर है, T20 में चौथा नंबर है, और टेस्ट क्रिकेट में 5वां नंबर है। यानी तीनों इंटरनेशनल रैंकिंग में वो टॉप 5 में मौजूद हैं। तो पर्सनल उनकी जो कारकर्दगी है वो तो नजर आ रही है, लेकिन फिनिश करना, कैप्टनसी अभी उनकी गई है इसी वजह से कि अच्छे फिनिशर नहीं है।
कुछ चीज़ें। तो बाबर आजम को ये एक चीज़ अभी दिखानी होगी कि आप 50 रन बना लेते हैं, जैसे एक ज़माने में मिसबाहुल हक थे, वनडे इंटरनेशनल में कप्तान थे, हर मैच में 50-60 बनाते थे लेकिन टीम हार जाती थी। तो ये चीज़ अब बाबर को देखनी होगी, क्योंकि बाबर से जितना बड़े प्लेयर है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाबर को मैच फिनिश भी करना होगा। अगर मैच वो फिनिश नहीं करते हैं तो ये लेवल उनके लिए आगे और नुकसानदेह साबित होगा। बिल्कुल ठीक है, आपको अच्छा फिनिशर होना चाहिए और इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा बात हम कर चुके हैं, बल्कि हर शख्स इसके ऊपर सवाल कर रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया इस कारकर्दगी को देखते हुए। अब सवाल ये है कि कप्तानी यहाँ पर एक दफा फिर जो है वो उनके पास है, और अभी कुछ देर पहले वकार भाई ये बात हो रही थी कि टॉस जीतकर बैटिंग देने का फैसला, अब जाहिर है क्योंकि आप मैच हार जाते हैं तो ज्यादा तनकीद आपके ऊपर की जाती है, ये फैसला कैसा रहा, जरा ये तो बताएं वकार भाई। ये कल का मैच अगर आप देखें तो कल भी चेज हुआ है जी, और जी। मैं ये समझता हूं कि 207 रन पे जब उनको उन्होंने टारगेट दिया था तो ये इस पिच के ऊपर चेजेबल था जी। और जो लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि बड़ा अच्छी ओपनिंग स्टैंड मिला। लेकिन मैंने वही कहा ना कि फिनिश कोई नहीं कर सका, बीच में जो 2-4 ओवर बड़े खराब खेल गए पेशावर के प्लेयर्स, जो रन भी कम बने, तो वो वहां रुकना नहीं चाहिए था इनको और रन करते रहना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी कि ये आसिफ को जो है थोड़ा सा इन्होंने इनके लेट भेजा, उसको अगर थोड़ा सा ऊपर भेज देते, वो जो लेफ्ट आर्म बैट्समैन था, मैं नाम बताना भूल गया उसका, जो आसिफ से ऊपर आ गए थे, क्या नाम था उनका? कैडमोर को मेरे तो कैडमोर थे, नहीं कैडमोर नहीं, एक और लेफ्ट आर्म बैट्समैन आमिर जमाल की बात कर रहे हैं, जो जी आमिर जमाल की बात कर रहे हैं। नहीं आमिर जमाल तो आए नहीं, वो जो एक लेफ्ट आर्म प्लेयर आए थे जो 12 बॉलों पे 12 रन जी 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 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ये जो इंग्लैंड के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाम सुना जी, बिल्कुल। अगर उनकी जगह आसिफ आते तो मैच में फर्क हो सकता था। अच्छे नहीं, कैडमोर तो सही आए, कैडमोर तो गुड प्लेयर, वो तो अच्छा खेलता है, मैं उसको जानता हूँ, मैं जेन से इत्तेफाक से भी नाम निकल गया मैंने कहा अगर आप देखें बिल्कुल तो अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगा तो उसका, तो वो उसकी जगह अगर आसिफ आता तो मैच का रुख कुछ और हो सकता था। जी जी। और इस ये मोस्टली की बात कर रहे हैं, मोस्टली की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मोस्टली, बिल्कुल वही। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो आज कोयटा ग्लैडिएटर ने 200 रन करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि उनके जो 207 रन या 6 रन हुए हैं वो उनके रन 15-20 रन कम है इसमें जिस तरह उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई थी। जी बहरहाल ये क्रिकेट का हिस्सा है, इतना होता रहता है। और 200 रन, मैंने मुनीर भाई की बात सुनी थी, 200 रन का टारगेट चाहे कैसी भी पिच हो, एक बड़ा टारगेट होता है, कहीं ना कहीं आप उसके अंदर मुश्किल होती है, और वही हुआ कि आखिर में आके आपको रन चेज नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वकार भाई एक चीज का और तस्करा कीजिएगा, ये सऊद शकील की जो बैटिंग आज रही है, इसको मौका मिला है यंगस्टर के ऊपर, काफी इसके ऊपर जो है वो बात हो रही थी, बड़ी भरपूर आज इसने बारी ली है, 47 गेंदों के ऊपर 74 रन बनाए, 4 छक्के लगाए और 6 चौके उसने लगाए और 157 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की और जेसन रॉय का भरपूर साथ दिया। दोनों के अगर हम नंबर्स देखें तो बराबर ही हैं, 75 रन जेसन रॉय ने भी बनाया 48 गेंदों पे और तकरीबन 156 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने भी बैटिंग की है। कैसा देखा आपने इस नौजवान क्रिकेटर को? देखिए, ये तो T20 का पहला मैच खेले हैं PSL का और वाइस कप्तान भी है, और मैं ये समझता हूँ कि अभी इनका पहला मैच है और उनको ये कंटिन्यू करना चाहिए। अब उनकी इस बैटिंग पे कमेंट्स गलत तो कह ही नहीं सकता कि उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग करी है और पूरे स्ट्राइक रेट 6 ओवर में जिस टीम के विदाउट लॉस 70 रन बन जाए तो उसके बाद तो वो कहने के लिए रहता ही नहीं है। अब उन्होंने वाकई बहुत अच्छी बैटिंग करी, इसके अंदर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ये उनको पूरे टूर्नामेंट में जितने भी मैच खेलेंगे उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और जैसन रॉय का तो मैं बड़ी खुशाइन बात यह है कि वो अभी तो जितनी भी लीगें खेलते हुए आते इतने फॉर्म में नहीं थे जी जी, और आज वो उन्होंने रन करके अपनी फॉर्म दिखाई है, और अगर यही फॉर्म रही तो कोयटा ग्लैडिएटर बहुत बड़ा किसी भी बड़ी टीम को हरा सकती है और रन कर सकती है, बड़े कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। रॉयली रोजो की कप्तानी जो है वो आज उन्होंने बैटिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन एक और चीज जो मुझे उनकी नजर आई है, जब ज़ैनब बास उनका इंटरव्यू ले रही थी इनिंग्स खत्म होने के बाद, तो इतने कॉन्फिडेंस से वो इंटरव्यू दे रहे थे, इतने कॉन्फिडेंट लग रहे। नॉर्मली नए प्लेयर जो हैं वो घबराते हैं अगर वो टेलीविजन पर एकदम से आते हैं, लेकिन इतने सुकून से, इतने आराम से उन्होंने जवाब दिया, टू द पॉइंट बात की, वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझे। जो फ्यूचर कप्तान में अगर आप कभी देखते हैं ना इनको, क्योंकि सिंध का और कराची में तो अब मुझे लगता है सरफराज की जगह असद शफीक के बाद अब यही नंबर है इनका, तो वो चीज़ मुझे बहुत उनकी अच्छी लगी। बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े इत्मीनान से जवाब दे रहे थे, और किसी बात से मतलब बाज़ दफ़ा मरूब कर लेते हैं ना आपको एंकर, कोई ऐसा सवाल कर देते हैं, तो ये चीज़ भी उनकी मुझे आज बहुत पसंद आई। बिल्कुल ठीक है।
जनाब, अब से कुछ देर पहले की जो सूरत हाल ये है कि आज कराची की टीम जो है वो मैच खेलने जा रही है। अब से कुछ देर बाद जो है उसका आगाज़ होगा। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ टॉस जीतकर कराची की टीम ने जो है वो पहले बॉलिंग का फैसला किया है। तो ये मुनीर भाई सूरत हाल है, और मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का जो है अब मैच है, अब से कुछ देर बाद उसका आगाज़ होगा। जी पहले मुनीर भाई आप इसके आई थिंक ड्यू का फैक्टर हो सकता है जिसको बेस बनाया है। मुल्तान की क्या इस वक्त वहाँ पे है, फोक तो बहुत थी लेकिन अबरालुद मौसम भी नज़र आ रहा था, तो हो सकता है कि यही वजह हो कि जिसकी वजह से उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया है। अब कराची की टीम पहले बैटिंग करेगी, पहले बॉलिंग पहले कराची की टीम बॉलिंग करेगी। तो अब जो है मुल्तान के बैट्समैनों को देखना होगा वही स्कोर, क्योंकि आपको जब ड्यू फैक्टर होता है तो आपको 15-20 रन अपने नॉर्मल टारगेट से ज़्यादा बनाने होते हैं ताकि ड्यू फैक्टर को आप थोड़ा सा रोक सकें। अब डिपेंड करता है, देखिए रिजवान पिछले 2 साल से मुल्तान की टीम फाइनल खेल रही है, उससे पहले उन्होंने टाइटल भी जीता था। तो रिजवान तो की टीम तो बहुत अच्छी है, ठीक है, बैड लक रही लास्ट ईयर तो बहुत ही फाइनल बड़ा क्लोज हुआ था, लेकिन कुछ प्लेयर हैं उनके पास रिजवान के अलावा भी। रिजा हेंड्रिक्स उनके पास हैं, डेविड मलान उनके पास हैं, इफ्तिखार अहमद चले गए हैं वहाँ, फिर उसके बाद जॉनसन चार्ल्स हैं बॉलिंग में, शाहनवाज धानी हैं, फिर उसके बाद उसामा मीर हैं उनके पास, मीर हमजा भी हैं। तो कॉन्फिडेंस तो नज़र आ रहा है, मतलब बैलेंस टीम तो नज़र आ रही है। लेकिन फिर वही बात होती है कि जब मैच आप खेलने जाते हैं तो आपकी जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा खेलता है, कितना उसमें वो होता है। वो टॉस का एक बड़ा फैक्टर था जो जीत लिया कराची ने, और उसमें कराची को थोड़ा एज मिलेगा। कराची की टीम में भी देखें आप, शान मसूद तो कप्तानी पहली मरतबा उनकी कप्तानी भी हमें नज़र आएगी PSL में। मुल्तान के लिए तो खैर वो बहुत खेले हैं, लेकिन कराची के पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है T20 में, एक कैरन पोलार्ड और दूसरे शोएब मलिक। जितनी लीग्स इन्होंने खेली आई डोंट थिंक किसी टीम ने खेली है। लेकिन अब क्या कैरन पोलार्ड अपना वक्त गुजार चुके हैं या अभी भी उनमें रमक बाकी है कि एज एन ऑलराउंडर वो परफॉर्मेंस दे दें। देखें T20 इंटरनेशनल में 2 ही प्लेयर हैं जिन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए, युवराज सिंह और कैरन पोलार्ड। तो कैरन पोलार्ड जारहाना खेलते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, अब वो कितना फिट हैं ये देखना होगा। शोएब मलिक अभी तक अपनी फिटनेस के हवाले से तो बहुत मशहूर हैं, फिट हैं, चल रहे हैं। वो कितना वो टीम को लेकर चलते। शोएब मलिक जो है ना वो प्लेयर हैं कि जो अगर आते हैं 2 डाउन या 3 डाउन तो उसके बाद वो बैट्समैन को खुद भी खेलते हैं और खिलाते भी हैं टीम को। तो ये चीज़ का भी एक अंसर बहुत देखना होगा। नवाज आ गए हैं, मोहम्मद नवाज कोयटा से कराची में, हसन अली इस्लामाबाद से कराची में आ गए हैं। ये जो तब्दीलियां हुई हैं, अनवर अली हैं और साद बेग जो अंडर 19 के कप्तान थे, अगर उनको मौका मिलता है, डोंट नो कि टीम आ रही होगी अभी हमारे पास, तो प्लेइंग 11 देख लेते हैं इमर्जिंग में से किसको सिलेक्ट किया है। तो साद बेग को भी कराची वाले देखना चाह रहे हैं कि कराची का ये होनहार कैसी परफॉर्मेंस देता है। बिल्कुल ठीक है। तो जनाब ये वकार भाई सूरत हाल है, कराची की टीम के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर में रही है। 2 सीज़न पिछले बहुत ही ख़राब कारकर्दगी रही है और टीम के अंदर कोई खातिर खा तब्दीली तो नहीं है। शान मसूद के पास अब जिम्मेदारी है और बाकी मानदा खिलाड़ियों में जिसकी अभी बात हुई जो वेटरन खिलाड़ी हैं शोएब मलिक और उनके साथ कैरन पोलार्ड, वो इस दफ़ा सीज़न में क्या करते हैं ये देखना, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अहम होगी। वकार भाई क्या कहेंगे इस हवाले से? शायद पोलार्ड तो नहीं है टीम में, अच्छा। लेकिन मैंने जो देखे टीम उसके अंदर मुझे कराची की बॉलिंग बड़ी अच्छी लगी। उसमें शमसी भी हैं वो जो साउथ अफ्रीकन वाले, और बैटिंग भी उनके विल्स और शान मसूद और शोएब मलिक तजर्बेकार बैटिंग है। अगर शोएब मलिक वगैरह की मैं खास बात बताऊं, अगर ये खड़े होते हैं तो फिर ये मैच को फिनिश करके जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल। और ये तो बहरहाल मुझे बेहतर लगी कुछ टीम अभी जो देख रहा हूँ। अब ये तो बाकी खेल के जब खेल शुरू होगा देखेंगे मैच तो पता चलेगा ठीक है किस टीम ने क्या किया है। बिल्कुल तो ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि मैच अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुल्तान की टीम भी ठीक है, लेकिन बैटिंग की कोई डेप्थ मुझे इतनी जो प्लेयरों में नजर आई वो करे, क्योंकि रिजवान अगर ऊपर से रन बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन बॉलिंग मुझे कराची की बेहतर लगी। और इस दफा मुझे लग रहा है कि कराची की टीम कुछ करेगी, क्योंकि जिसका बड़े, हालांकि इतनी मजबूत टीम दुनिया की जो कह रही है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं समझता हूँ कराची की टीम इस दफा कुछ ना कुछ करके जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और उसकी एक वजह ये भी थी जो नहीं परफॉर्म कर पाई। मैं तो अपना पहले भी आपसे कहता रहा हूँ कि सबसे गुड लक ये है कि इनके यहाँ से बाबर आजम कप्तानी से हट गए हैं। ठीक है, वकार भाई ने बड़ी साफ अल्फाज में ये इस चीज की निशानदेही कर दी है कि बाबर आजम जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई लाइबिलिटी जो है वो कराची की टीम के लिए बने हुए थे, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जैसा भी मुनीर भाई ने भी तस्करा किया कि इनफरादी स्कोर इसमें कोई शक नहीं है कि बेहतरीन है, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होता है। ताहम एक चैंपियन क्रिकेटर होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।
और क्रिकेटर वही है जो मैच को फिनिश करना जानता हो, जो भी उसको जिम्मेदारी दी जाए, अगर बैटिंग में जिम्मेदारी दी जाए तो जैसे मैच हमने देखा कल शादाब ने वाकईतन ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसकी तारीफ की जाएगी। कप्तान होने की उन्होंने जिम्मेदारी, और एक वक्त पे जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो उस वक्त भी हम लोग काफी तनकीद कर रहे थे कि उनको ऊपर आने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने साबित किया कि कप्तान और चैंपियन खिलाड़ी जो होता है वो इस तरह मैच फिनिश करता है। जी मुनीर भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक लाइबिलिटी जो है वो कराची की टीम में से चली गई। जी देखिए, लाइबिलिटी तो जाहिर है, अगर आपको कप्तान बनाते हैं और एक ऐसे टूर्नामेंट बनाते हैं जिसका दुनिया में नाम है, पीएसएल का अपना एक ब्रांड है और दुनिया की बेहतरीन लीग्स में इसका शुमार होता है, और ख़ास तौर से जब पीएसएल होता है तो आपके मुल्क के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें अट्रैक्ट, तो एक एक प्लेयर की परफॉर्मेंस देखी जाती है, और जब आप कैप्टन बनते हैं तो जाहिर है आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। राइली रोसो ने पहला मैच जितवा दिया, शायद वो अब बेहतर होंगे, क्योंकि सरफराज के हवाले से बहुत ज़्यादा मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि सरफराज उस वक्त तक टीम के कप्तान थे जब ट्रॉफी अनवील हो रही थी, उस वक्त तक वो वहीं थे, लेकिन उसके बाद फिर फ़ौरन सरफराज को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर हटा दिया गया। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने पूछा सरफराज से कि क्या वजह रही, तो उन्होंने बड़ा अजराए तफन्नुन कह गया कि अब तो यार पुरानी बात हो गई ना, अब छोड़ो, अब क्या बात करना है। तो वो कभी बुराई नहीं करते हैं सरफराज जो है, वो कभी प्रेस में नहीं आएंगे। इवन वो प्लेयर हैं कि जो सऊद शकीली कप्तानी में भी खेलते हैं, वो उनको इन चीज़ की फिक्र नहीं होती। लेकिन मुझे एक चीज़ पर खुद हैरत है कि जब भी मैंने नदीम उमर साहब को, जो फ्रेंचाइज ओनर हैं कोयटा ग्लैडिएटर के, जब भी सुना है उनको, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जब तक सरफराज फिट हैं, जब तक वो खेलना चाहेंगे, वो ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि कप्तानी भी करेंगे। फिर आज अचानक से शेन वॉटसन को हेड कोच बनाते ही राइली रोसो को कप्तान बना देना, एकदम से उनको 2 दिन के नोटिस पर बिल्कुल उनको वो कर देना, वो उनके लिए तकलीफ दे है और उनके मद्दाहों के लिए भी तकलीफ दे है। दूसरी बात ये कि मैं ये देख रहा था, इस वक्त आज टॉस हो रहा था, तो शेन वॉटसन और मुझे बैकग्राउंड में नजर आ रहे थे उमर, इनके ओनर भी और शेन वॉटसन भी, दोनों बड़े महवे गुफ्तगू थे, और बाद में उन्होंने बाकायदा पीठ थपथपाई शेन वॉटसन की, फिर दोनों चले गए थे। इसका मतलब है कि काफी ज्यादा वो चीजें हुई हैं जिसका इजहार नहीं किया जा रहा है। बट सरफराज को अगर आप, सरफराज पहले से ये बातें चल रही थी, देखिए हमारे एक दोस्त हैं बदी, उन्होंने 1 महीने पहले ये ब्रेकिंग दी थी कि सरफराज कप्तान नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद शुरू हो गया, नहीं जी ये गलत खबर है, ऐसा हो नहीं सकता। और जब आप ट्रॉफी अनवील होते वक्त भी कप्तान है, या 5 में से तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, छठे को आपने चेंज कर दिया, तकलीफ दे चीज हो। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा और ब्रेक के बाद इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।